हेलो स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट 13 का वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n to n एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एफ इज ए फंक्शन। ओके, एफ किस टाइप का फंक्शन है? ठीक है, ये फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन 1 2 3 4 5 अप टू ऐसे चलता रहेगा एंड को डोमेन है 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 1 है तब एफ एक्स इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी कि 1। जब x इक्वल टू 2 है तब एफ एक्स इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि 4। वैसे ही जब x इक्वल टू 3 है तो एफ एक्स इक्वल टू 9, यानी कि x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एफ एक्स यूनिक मिल रहा है, एफ एक्स किसी पे एक की वैल्यू मिल रही है और वो x की किसी एक की वैल्यू पे मिल रहा है। यानी कि जब x इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यू है तब एफ एक्स की वैल्यू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर इस तरह से मिल रही। तो ये किस टाइप का फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन हुआ, यानी कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है। राइट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, सर्जेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है, लेकिन इस केस में रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। कोडोमेन इसमें नेचुरल नंबर है और रेंज है परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25। ये एफ एक्स कभी भी 2 3 5 6 7 8 नहीं हो सकता क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है ना। अच्छा, ऑप्शन बी ऑड भी नहीं है फंक्शन। ऑड वो फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे माइनस फंक्शन से बाहर आ जाता है, लेकिन ये भी इस केस में नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फंक्शन 1 1। अच्छा, ये फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, इसलिए ये इंजेक्टिव हो गया। अगर ये फंक्शन r से r में डिफाइन होता तो ये इंजेक्टिव भी नहीं होता, क्योंकि उस केस में x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू 4 होती, यानी कि ये अभी 1 1 फंक्शन नहीं होता, ये मैनी 1 फंक्शन होता। लेकिन फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, इसलिए ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, द डीके रेट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। मान लेते किसी टाइम t पे सब्सटेंस का अमाउंट x है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ओके, माइनस इसलिए लिया क्योंकि डी के रेट है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। dx ओवर dt इक्वल टू -kx, k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, x इधर आएगा dt उधर जाएगा, तो dx ओवर x इक्वल टू -k dt। ओके, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो log x इक्वल टू -kt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, अच्छा आगे क्या है? इनिशियली देर आर 27 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस। ओके, इनिशियली देर आर 27 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 27 ग्राम्स। अच्छा, 3 आवर्स लेटर इट इज फाउंड दैट 8 ग्राम्स लेफ्ट, यानी कि t इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू 8 ग्राम्स। द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आर, यानी कि t इक्वल टू 4 पे x क्या है ये हमें फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन में हमें 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 3 पे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हम c का वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड इंफॉर्मेशन से k का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बार c एंड k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हम फाइंड कर सकते हैं ना कि t इक्वल टू 4 पे x क्या होगा। बस, बहुत ईजी क्वेश्चन। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अगर यूज करें तो t की जगह 0, x की जगह 27, ये बनेगा log 27 इक्वल टू 0 प्लस c, यानी कि c इक्वल टू log 27, और इसको वापस से इसमें पुट कर रहा हूं। c का वैल्यू log 27 पुट किया तो ये बनेगा log x इक्वल टू -kt प्लस log 27, है कि नहीं? log 27 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, log x माइनस log 27, यानी कि log x अपॉन 27, क्योंकि log a माइनस log b log a अपॉन b होता है -kt। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म आया। सपोज दिस इज 1। ओके, सेकेंड इंफॉर्मेशन को यूज करके k का वैल्यू फाइंड करते हैं।
t इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू 8 है, तो x इक्वल टू 8 पुट करो, t इक्वल टू 3 पुट करो, क्या मिल रहा है? log 8/27 इक्वल टू माइनस 3t, t इक्वल टू 3 ना, 3k, ठीक है। माइनस k का वैल्यू क्या मिल रहा है यहां से, ये 3 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, यानी कि 1/3 log 8/27, 8/27 को लिख सकता हूं 2/3 होल पावर 3, राइट, 2 पावर 3 इज 8, 3 पावर 3 इज 27, तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा था कि ये पावर 3 बार आएगा ना, तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से माइनस k इक्वल टू हमें मिलेगा log 2/3, ओके। माइनस k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा, log x/27 इक्वल टू log 2/3 इंटू टी, राइट, राइट। तो इक्वेशन 1 बनेगा log x/27 इक्वल टू t इंटू माइनस के, t इंटू माइनस के यानी कि log 2/3, दिस इज log 2/3, ओके। अभी हमें फाइंड करना है कि t इक्वल टू 4 पे x इक्वल टू क्या होगा, तो t इक्वल टू 4 पुट करो और देखो x क्या आ रहा है, log x/27 इक्वल टू 4 इंटू log 2/3। अच्छा, ये 4 बार log के बार मल्टीप्लाई में है, तो ये ऊपर पावर में जा सकता है, log x/27 इक्वल टू log 2/3 होल पावर 4, log से log कैंसिल, कैंसिल इन द सेंस कि दिस इज log इक्वल टू समथिंग, दिस इज log इनटू समथिंग, तो ये बनेगा x/27 इक्वल टू 2/3 होल पावर 4, 2 पावर 4 होता है 16, 3 पावर 4 होगा 81, यानी कि x इक्वल टू 27 इंटू 16/81, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 16/3 कितना, 5 1/3, और ये किस में आएगा, ग्राम्स में। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग ए टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इज 1/2, assuming independency from match to match, the probability that in a 5-match series India's second win occurs at the third test is, इंडिया की सेकंड विन थर्ड टेस्ट में मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2, और हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है कि सेकेंड विन थर्ड टेस्ट में मिलने की क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ओके। सो सेकेंड विन थर्ड टेस्ट में कैसे कैसे मिल सकती है, या तो फर्स्ट लॉस सेकेंड विन थर्ड विन, इसमें सेकेंड विन थर्ड टेस्ट में, या फिर ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकती है, यानी कि फर्स्ट विन सेकेंड लॉस थर्ड विन, इसमें भी सेकेंड विन थर्ड टेस्ट में, बस ये दो ही कॉम्बिनेशन है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, और इधर ये होगा 1/2, 1/2, 1/2। अच्छा, इधर 1/8 प्लस 1/8 यानी कि 2/8, 2/8 बोले तो 1/4, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये कितने मैच की सीरीज है, बस हमें सेकंड विन थर्ड टेस्ट में कैसे मिल सकती है, ये दो ही कॉम्बिनेशन है, भले वो 5 मैच सीरीज हो, 10 मैच सीरीज हो, या फिर कितने भी मैच हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ f(x) इक्वल टू दिस फंक्शन एंड m1 इक्वल टू n1 इक्वल टू 1, m'1 इक्वल टू n'1 इक्वल टू 2, देन f'1 इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे f(x) का डिफरेंशिएशन हो रहा है और फिर x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। f(x) क्या गिवन है, log ऑफ mx अपॉन nx, तो इसको लिख सकते हैं log mx माइनस log nx, राइट। f' अगर फाइंड करें, f' फाइंड करें तो log x का होता है 1/x, लेकिन x की जगह यहाँ पे mx है, तो mx का वापस से डिफरेंशिएशन m' माइनस, वैसे ही log x का होता है 1/x, लेकिन x की जगह nx है, तो nx का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में n'(x). अभी हमें फाइंड करना है f'1, यानी कि x की जगह 1, सो f'1 इक्वल टू, इधर भी x की जगह 1 होगा, यानी कि m'1 अपॉन m1,
माइनस n-1 अपॉन n1। इन सब की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है। m-1 n-1 है 2 एंड m1 एंड n1 है 1 1। सो ये बनेगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 1, यानी कि 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी द हाइपोटेनियस ए बी इक्वल टू पी। हाइपोटेनियस ए बी विच इज इक्वल टू पी, इसका मतलब राइट एंगल सी पे है ना। ए बी डॉट ए सी प्लस बी सी डॉट बी ए प्लस सी ए डॉट सी बी, यहां पे प्लस नहीं है डॉट है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। और ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ये हाइपोटेनियस के फॉर्म में ही आंसर फाइंड करना है, मतलब पी स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, अच्छा हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए बी डॉट ए सी प्लस बी सी डॉट बी ए प्लस सी ए डॉट सी बी। अच्छा, सी ए डॉट सी बी क्या होगा, दिस इज वेक्टर सी ए एंड दिस इज वेक्टर सी बी। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि सी ए डॉट सी बी इक्वल टू 0 होगा। तो बचा क्या, ए बी डॉट ए सी प्लस बी सी डॉट बी ए को लिख सकता हूं माइनस ए बी, राइट। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इधर भी ए बी इधर भी ए बी, तो ए बी वेक्टर ए बी कॉमन आ सकता है। बचेगा क्या, वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी सी। ओके, ए बी एज इट इज, ए सी एज इट इज, और बी सी को लिख सकता हूं माइनस सी बी, तो ये हो जाएगा प्लस सी बी। ओके, वेक्टर ए बी, ए सी प्लस सी बी क्या बनेगा, ए बी, ए सी प्लस सी बी होगा वेक्टर ए बी। ए बी इंटू ए बी मॉड ए बी स्क्वायर। ओके, और ए बी का मॉड कितना है, पी, यानी कि ये होगा पी स्क्वायर। ओके, जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना था वो एक्चुअल में पी स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। द नॉर्मल टू द कर्व, दिस कर्व एट थीटा ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। ओके, क्वेश्चन है इस कर्व के किसी थीटा पे, थीटा कुछ भी हो सकता है, किसी थीटा पे नॉर्मल किस फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। x इक्वल टू है a प्लस ए कॉस थीटा, राइट, यानी कि x माइनस ए इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। y इक्वल टू है ए साइन थीटा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर 1 प्लस 2 करें, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। सो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। और ये क्या है, ये सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर a, 0 है, राइट। और हमें पता है सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाएंगे तो वो सेंटर से पास होगा, और यहां पे नॉर्मल की बात हो रही है, तो नॉर्मल किस पॉइंट से पास होगा, सेंटर से, यानी कि a, 0 से, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। चाहे थीटा कुछ भी हो, यानी कि सर्किल के किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से अगर नॉर्मल बनाएंगे तो वो सेंटर से ही पास होगा। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। द पॉइंट्स ए एंड सी आर अपोजिट वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। Suppose this is A, this is B, this is C and this is D. So A and C are opposite vertices of rectangle और इनके कोऑर्डिनेट गिवन है 1,3 and 5,1. Okay. The equation of line passing through other two vertices, यानी कि BD से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है जिसका ग्रेडियंट यानी कि स्लोप 2 गिवन है। ठीक है, इसका स्लोप m इक्वल टू 2 गिवन है। अच्छा, लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप एंड पॉइंट की जरूरत है। स्लोप तो गिवन है, बस हमें पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे, और प्रॉपर्टी यह है कि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो ए एंड सी का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे,
x1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. मिड पॉइंट ऑफ AC इज 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 1 प्लस 3 अपॉन 2. यानी कि ये पॉइंट मिलेगा 6 अपॉन 2 3 एंड 4 अपॉन 2 2, यानी कि 3,2. ओके, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ BD इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. राइट, x1 y1 यहाँ पे 3,2 है एंड m यहाँ पे 2 है. तो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3. सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. The polar coordinates of point whose Cartesian coordinate are -2, -2 are given by. Polar coordinates मतलब r, थीटा. ओके, r इक्वल टू यहाँ पे होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर. सो r इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2, यानी कि -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, यानी कि r इक्वल टू 2√2. ठीक है, थीटा फाइंड करेंगे. tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x से. ओके, tan थीटा इक्वल टू y -2, x भी -2, सो -2 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि tan थीटा 1. अभी tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 1 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी 1 होता है, तो हमें एग्जैक्ट देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है. ओके, x -2 y -2, यानी कि x एंड y दोनों नेगेटिव, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. अच्छा, इसमें थीटा होता है पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है उसका मेजरमेंट, यानी कि ये थीटा है. तो हमें पता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अल्फा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा होता है. ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो क्या करेंगे पाई प्लस अल्फा, यानी कि पाई प्लस. अच्छा, tan थीटा 1 कब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? π/4 पे, तो पाई प्लस π/4, यानी कि थीटा इक्वल टू 5 π/4. ओके, सो r, थीटा का फॉर्म क्या बनेगा? 2√2, 5 π/4. दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स विच पास थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाई ऑन y एक्सिस इज. ओके, वो सारे सर्किल जो ओरिजिन से पास होते हैं और जिनका सेंटर y एक्सिस पे है वो कुछ इस टाइप के सर्कल्स होंगे. राइट. तो पहले सर्किल का इक्वेशन फाइंड करते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे. अच्छा, वो सारे सर्किल जिनका सेंटर y एक्सिस पे, तो इसका मतलब सेंटर को मैं 0,a कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, सेंटर 0,a. अच्छा, ये पॉइंट अगर 0,a है, इसका मतलब ओरिजिन से ये लेंथ a है, यानी कि रेडियस a. तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल. ओके, ये क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ay. अच्छा, y यहां पे डिनोमिनेटर में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 2a. ओके, इसको डिनोमिनेटर में इसलिए लेकर आए क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ a रहेगा, तो अभी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसमें a पैरामीटर है. राइट, यानी कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा क्योंकि सिर्फ a की पैरामीटर है. ओके, अब अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो इधर u अपॉन v लगेगा. v स्क्वायर, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v y डैश इक्वल टू 0. ये 0 में चला जाएगा, y स्क्वायर. ठीक है, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि dy बाई dx को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे ये y डैश है, इधर भी y डैश है, तो हम यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे. तो उससे पहले y को मल्टीप्लाई करते हैं. 2xy प्लस 2y स्क्वायर y डैश माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0. ठीक. ओके, 2xy प्लस y डैश को अगर कॉमन लेंगे तो ये 2y स्क्वायर और इधर माइनस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बचेगा और माइनस x स्क्वायर.
इक्वल टू 0, राइट। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 2xy, अच्छा यहाँ पे x² माइनस वाई स्क्वायर जैसा टर्म है, तो एक काम करते हैं, इनको राइट हैंड साइड भेज देते दोनों को, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे और इधर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि -2xy प्लस वाई डेज x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमने इस तरह का एक रिजल्ट देखा था, e⁻x fx प्लस f' dx, दिस इज इक्वल टू e⁻x इंटू fx प्लस c, ठीक है। इसके थ्रू इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1, तो इसको लिख सकते, x माइनस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 2, मतलब +1 -1 कर रहा हूं, तो जो -1 हो रहा है वो ऑलरेडी -1 के साथ -2 हो जाएगा, और +1 को आगे लिख रहा हूं, अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल क्यूब, और ये पूरा e⁻x के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। डिनोमिनेटर को पहले x प्लस 1 के साथ डिवाइड करें, फिर -2 के साथ डिवाइड करें, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, ओके, x प्लस 1 के साथ जब डिवाइड होगा तो एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा, राइट, -2 अपॉन, ओके, ये -2 को ऐसे लिख सकता हूं, प्लस -2 अपॉन x प्लस 1 होल क्यूब e⁻x dx, राइट। 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है -2 अपॉन x प्लस 1 होल क्यूब, यानी कि इस तरह का फॉर्म है, मतलब इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा e⁻x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस c, यानी कि e⁻x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर प्लस c, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द नॉर्मल टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट y एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। ओके, क्वेश्चन है, ये कर्व y एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाएंगे तो वो इनमें से किस पॉइंट से पास होगा, ठीक है। तो पहले नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते हैं, अगर इक्वेशन आ जाएगी तो वो पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे जिस पॉइंट से नॉर्मल पास हो रहा है। अच्छा, इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, जहां पे ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि उस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, राइट। अच्छा, कर्व की इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा y -2 इंटू -3 इक्वल टू, इधर 0 पुट किया तो 6, यानी कि y इंटू 6 इक्वल टू 6 मीन्स y इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, यानी कि पॉइंट मिला 0,1। 0,1 पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। अच्छा, पॉइंट तो मिल गया, अभी स्लोप भी फाइंड करना पड़ेगा, अगर पॉइंट और स्लोप मिल जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप कैसे फाइंड करें, पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए इस कर्व की इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, u अपॉन v लगेगा, v स्क्वायर, v एज इट इज x माइनस 2 x माइनस 3, डिफरेंशिएशन ऑफ u x प्लस 6 का 1 माइनस x प्लस 6 एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 विच इज 1 प्लस x माइनस 3 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 विच इज 1, ठीक है। हमें dy बाई डी एक्स 0,1 पे फाइंड करना, यानी कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। अच्छा, y तो इसमें है नहीं, x की जगह 0 पुट करो, सो -2 इंटू -3 माइनस x की जगह इधर 0 पुट किया तो 6 इंटू इधर 0 पुट करेंगे तो -2 -3 -5 अपॉन इधर 0 पुट किया तो -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 9, राइट। 6 प्लस 30 अपॉन 36, न्यूमरेटर भी 36 डिनोमिनेटर भी 36, यानी कि 1 बन रहा है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा,
स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1। अच्छा, पॉइंट है 0,1, स्लोप है -1, तो नॉर्मल का इक्वेशन होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, x1 y1 0,1 एंड m यहां पे -1 है। ठीक है, ये -x इधर आया तो +x, x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये नॉर्मल का इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास होगा? जिसमें x प्लस वाई इक्वल टू 1 बनेगा। अच्छा, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 1 नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इंटीग्रेशन है 0 टू पाई cos x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx, ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx के। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, सपोज ये इंटीग्रेशन i है, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x की जगह 0 प्लस पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स। x की जगह क्या पुट करें? पाई माइनस एक्स, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अपॉन x की जगह पाई माइनस एक्स और इधर भी x की जगह पाई माइनस एक्स। ठीक है, cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos x, तो ये माइनस बार आया और अंदर क्या रहेगा? cos x। लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, डिनोमिनेटर में ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड में ऐड होगा। लेकिन राइट हैंड साइड में हम ये नोटिस करें कि इंटीग्रेशन के अंदर जो कुछ भी है वो सेम है, लिमिट भी सेम है, बस ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड में 0 बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई 2i इक्वल टू 0, इट मीन्स i इक्वल टू 0, यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच दिस फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस। ओके, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए पहले हम एफ डैश एक्स 0 कहां पे होता है वो पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करके इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करेंगे। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स, सो एफ डैश एक्स क्या होगा? u इंटू वी लगेगा यहां पे, है ना। u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक, ओके, एफ डैश एक्स 0 कहां पे हो रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2x ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है? ई रेस टू माइनस एक्स यहां से कॉमन आ सकता है और वो 0 में चला जाएगा, क्योंकि ई रेस टू एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो 0 में भेज सकते हैं इसको, यानी कि बचेगा क्या? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से अगर x कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा 0 एंड 2 है। ठीक है, अगर नंबर लाइन पे देखें तो इधर 0 होगा और इधर 2 होगा, प्लस माइनस प्लस। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल कौन सा है? माइनस इनफाइनाइट टू 0 एंड 2 टू इनफाइनाइट, राइट। और कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट नहीं, माइनस 2 टू 0 भी नहीं, 2 टू इनफाइनाइट, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मतलब ये इंटरवल भी है माइनस इनफाइनाइट टू 0, लेकिन वो इंटरवल मतलब क्वेश्चन ऑप्शन में गिवन नहीं है, 2 टू इनफाइनाइट ही गिवन है, तो जिस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो ऑप्शन बी है। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इफ cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स c,
देन व्हाट इज dy बाई डी एक्स? ओके, कॉट इनवर्स x को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, प्लस कॉट इनवर्स y को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 बाई वाई, इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई सी, राइट? अच्छा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे x की जगह 1 बाई एक्स है, y की जगह 1 बाई वाई है, तो अकॉर्डिंगली ये बनेगा टेन इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई, इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई सी। ओके ओके, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, अंदर वाला सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। तो ये अपॉन एक्स वाई में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि इधर भी अपॉन में एक्स वाई बनेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एक्स वाई माइनस 1, ठीक है? इधर एलसीएम आके इस तरह से बनेगा, इक्वल टू 1 बाई सी, ठीक है? अभी हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये इधर जाएगा, c इधर आएगा, तो ये बनेगा cy प्लस सी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1। ओके, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि c को हटाना नहीं है, c भी dy बाई डी एक्स में होना चाहिए, इसलिए ये सब इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है? ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करें यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये बनेगा c इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे u इंटू वी, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u विच इज 1, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि c माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी, है कि नहीं? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन सी माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन? ओके, ऑप्शन बी मैच हो रहा है, अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले नीचे से माइनस कॉमन ले तो ऑप्शन बी मैच हो जाएगा, ठीक? ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज। ओके, इस इंटीग्रल को इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के, ठीक है? तो अपने क्वेश्चन में a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू पाई बाई 2 है। x की जगह क्या पुट करेंगे? 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स। अपने पास इंटीग्रेशन है 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू 100x माइनस कॉस रेस टू 100x एंड dx। सपोज ये इंटीग्रेशन i है, तो i इक्वल टू इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? 0 टू पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन रेस टू 100 पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस रेस टू 100 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ओके, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा कॉस एक्स, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस रेस टू 100x माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा साइन एक्स, सो साइन रेस टू 100x dx। ओके, अगर 1 एंड 2 दोनों को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 2i इक्वल टू, इधर दोनों का लिमिट सेम है, इसका मतलब फंक्शन ऐड हो सकता है, तो साइन रेस टू 100x और इधर माइनस साइन रेस टू 100x, ये आपस में कैंसिल है। वैसे ही कॉस भी आपस में कैंसिल, बचेगा क्या? 0, यानी कि 2i इक्वल टू 0 मीन्स i इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक? ओके, क्वेश्चन नंबर 16, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x इज। ओके, मान लेते हैं ये फंक्शन u है, ठीक है? u इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, u का साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर रहा हूं, तो u इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा। ओके,
अच्छा, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर ट्रिग्नोमेट्री दिख रहे हैं, तो अगर अंदर 10 बनेगा तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 बनाने के लिए साइन थीटा को रख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है कि नहीं, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। ओके, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस भी कैंसिल होगा, इधर बनेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 यानी कि 10 थीटा बाई 2, u इक्वल टू 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2, 10 इनवर्स से 10 गया, u इक्वल टू थीटा बाई 2 यानी कि थीटा अब यहां से पुट करेंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बाई 2। ओके, u का साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। देखो, अगर इसका u इक्वल टू सपोज x बाई 2 होता और x के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो 1 बाई 2 रिजल्ट आता। वैसे ही साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो du ओवर d ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू ये होगा 1 बाई 2। सेम वैसा ही अगर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करते और ये x बाई 2 होता तो इसका रिजल्ट 1 बाई 2 मिलता। वैसे साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में साइन इनवर्स x अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, ये क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, एन की जगह क्या 50 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 यानी कि 2500 माइनस 1 2499 अपॉन 3 बोले तो 833 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा हमें पता है ना वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 and variance of first n even natural numbers equal to n square minus 1 upon 3 and variance of first n odd natural numbers is also n square minus 1 upon 3। ठीक है, हमें पूछा था इवन नेचुरल नंबर्स का, तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 और इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है 833 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, if alpha beta gamma are angles which align makes with ox oy and oz, ox oy oz यानी कि x axis y axis and z axis, okay, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to, okay, हमें पता है अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ यानी कि x y z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू पूछा है, तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वैसे ही इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ओके, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना 2, 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, आंसर इज 2 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना। अच्छा, ये इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व होगा, लेकिन हम उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने पे ये अंदर वाला फंक्शन बनना चाहिए, राइट। तो सारे ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो किसी एक ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके अकॉर्डिंगली गेस करके पता कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ए को तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो डिनोमिनेटर में log x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन x प्लस 2, लेकिन हमें x माइनस 2 चाहिए, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं हो सकता। वैसे ही ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x माइनस 2 का 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पे न्यूमरेटर में 1 नहीं आएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा ही नहीं, एक्स भी कैंसिल नहीं होगा, तो डी भी एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई हमें पता है ना, अगर डिनोमिनेटर में
एक लीनियर फैक्टर होता है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ x का फंक्शन bx प्लस सी जैसा कुछ बनता है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है। इसका मतलब d को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी बचा है सिर्फ b एंड c, और इसमें ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क है। तो एक काम करते हैं, b को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर b ऑप्शन करेक्ट होता है तो ठीक है, अगर b से नहीं आंसर आता है इसका मतलब c करेक्ट है, क्योंकि अभी सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे ना। तो किसी a को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, मैं b को कर रहा हूं। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/5 बार लॉग x माइनस टू का 1/x-2 प्लस 1/2 लॉग x का होता है 1/x, लेकिन x की जगह यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापस से 2x मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं 1/5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, यहां पे बचा है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा x प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? x माइनस 2 प्लस x प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं 1/5, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके सिंप्लीफाई किया तो ये फंक्शन नहीं बन रहा है, मतलब न्यूमरेटर में 1 बनना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, क्रॉस चेक करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं, 1/5 बार एज इट इज। अच्छा, इसी में चेंजेस करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क है, तो यहां पे ये माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा। ठीक है, यहां पे माइनस हुआ, यहां पे माइनस होगा। अच्छा, यहां पे माइनस हुआ, इसका मतलब यहां पे माइनस हुआ, और इधर माइनस हुआ मतलब यहां पे माइनस हुआ। अच्छा, जब यहां पे माइनस हुआ तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस 4 कितना 5, वो 5 बार वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 1 बन गया ना, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, एक ट्रायंगल एबीसी में इसका वैल्यू क्या है? ओके, कैपिटल एबीसी ट्रायंगल के एंगल से एंड स्मॉल एबीसी ट्रायंगल के साइड से। ठीक है, किसका वैल्यू हमें फाइंड करना? a cos स्क्वायर बी प्लस a cos स्क्वायर सी, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ब्रैकेट हटा रहा हूं, प्लस c cos a cos c प्लस b cos a cos b। अच्छा, थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट से cos b कॉमन लो तो ये अंदर प्रोजेक्शन रूल बन जाएगा। अच्छा, यहां से cos b कॉमन आया तो a cos b प्लस b cos a। ओके, इन दोनों से cos c कॉमन लेंगे, cos c कॉमन लिया तो a cos c प्लस c cos a। अच्छा, a cos b प्लस b cos a c होता है ना, c इक्वल टू a cos b प्लस b cos a, प्रोजेक्शन रूल, एंड a cos c प्लस c cos a होगा b, स्मॉल b, a cos c प्लस c cos a। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा cos b इंटू c प्लस cos c इंटू b, cos c इंटू b, ये कैपिटल C है। ठीक है, एंड अगेन ये प्रोजेक्शन रूल, c cos b प्लस b cos c इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल a, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप्स 3 and -1/3 इज। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन स्लोप्स के फॉर्म में होता है m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ये कैसे आता है?
देखो ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन इन जनरल होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर b से डिवाइड करें तो a अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन बी एक्स स्क्वायर माइनस 2h अपॉन बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। a अपॉन बी होता है m1 m2 एंड माइनस 2h अपॉन बी को लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, m1 एंड m2 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बस वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं। 3 इंटू माइनस 1/3 3 इंटू माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इज 3 माइनस 1/3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज 8 अपॉन 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, 3 एलसीएम आएगा तो ये बनेगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ वेज दैट 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी स्टिंग एज ए नेकलेस इज। ओके, द नंबर ऑफ वेज दैट n बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर बी स्टिंग एज ए नेकलेस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, राइट। n की जगह यहां पे 8 है, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, 7 फैक्टोरियल होता है 5040 अपॉन 2 करेंगे तो ये बनेगा 2520, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द CDF ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन, देन प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 सिर्फ 2 है, यानी कि दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2। ओके, और ये हो जाएगा f2 माइनस f1, यानी कि 1 माइनस 0.9 कितना, 0.1, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द LPP टू मैक्सिमाइज z यानी कि x प्लस वाई सब्जेक्ट टू दीज कंस्टेंट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, चेक करते हैं इसको, इस XY प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कॉमन सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से है और उस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम कितनी वैल्यू, कितने कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, सबसे पहले x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 30 की बात करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 30 का लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट मिलेगा 0 30 30 0, एक बार x 0 तो y 30 y 0 तो x 30। अच्छा, यहाँ पे स्केल कितने का लेना होगा, एप्रोप्रिएट स्केल लेंगे तो अच्छा डायग्राम बनेगा। यहाँ से 30 30 वैल्यू आएगी, इधर से 15 20, इधर से 15 15, तो 5 का स्केल लेना बेटर रहेगा। 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, दिस इज 0 30, और यहाँ पे ये 30 0, ज्वाइन कर दो दोनों को, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 30। अच्छा, यहां पे लेस देन है, तो लेस देन है तो सॉल्यूशन रीजन 0 0 साइड होगा, है कि नहीं। अच्छा, यहां पे लेस देन और ग्रेटर देन देखने के साथ ये भी देखना है कि कांस्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो इस तरह का लेस देन होने पे 0 0 साइड सॉल्यूशन रीजन, अगर नेगेटिव होगा तो फिर सीन उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड, x लेस देन और इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 का ये लाइन, ओके, 15,0। अच्छा, यहां पे भी लेस देन है तो इसका सॉल्यूशन रीजन भी 0 0 साइड होगा। ओके ओके,
then y less than or equal to 20. So 5, 10, 15, 20. This is y equal to 20 का लाइन. अच्छा, यहां पे भी लेस देन है तो सॉल्यूशन रीजन 0, 0 साइड. ओके, ये भी हो गया. x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 15. x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 15. तो लाइन कंसीडर होगी x प्लस वाई इक्वल टू 15 का लाइन, यानी कि पॉइंट मिलेगा 0, 15, 15, 0. देख सकते हो आप, x 0 तो y 15, y 0 तो x 15. This is 15, 0 and this is 0, 15. So दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे ये लाइन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 15 की लाइन. ओके. अच्छा, यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 है, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन 0, 0 के अपोजिट साइड होगा, यानी कि ये वाली साइड. अच्छा, आप देख रहे हो अभी इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? इसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाला, इसके अकॉर्डिंग ये इधर का, इसके अकॉर्डिंग इधर का, इसके अकॉर्डिंग इधर का. तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाला है, जो अंदर एक ये इस तरह का शेप बन रहा है, वो वाला. अच्छा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट का एरिया है, लेकिन x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यानी कि अगर इसकी बात माननी है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन ही लेना है, मतलब सिर्फ ये वाला रीजन. ओके, ये सॉल्यूशन रीजन है, कॉमन सॉल्यूशन रीजन सबका, जो इन सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा. अच्छा, इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से? दिस इज 0, 15, सपोज a. दिस इज 0, 20, राइट, क्योंकि ये y इक्वल टू 20 का लाइन है, तो 0, 20 मान लेते हैं ये b है. अच्छा, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये भी कॉर्नर पॉइंट है. y इक्वल टू इस पे 20 है और ये इस लाइन पे भी, इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो y इक्वल टू 20, इसका मतलब x इक्वल टू 10, यानी कि ये पॉइंट C 10, 20, राइट. अच्छा, ये पॉइंट, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये कौन सा है? x इक्वल टू 15 पे, इसका मतलब ये D पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 15 है एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसमें अगर 15 पुट करेंगे तो 15, 15. ओके, और ये E पॉइंट है 15, 0. ठीक है, ये 5 पॉइंट है. इन सब पे चेक कर लेते हैं कि z किस पे मैक्सिमम हो रहा है. z एक्चुअल में x प्लस वाई, यानी कि x एंड y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू को ऐड करो, किस पे मैक्सिमम आ रही है देखते हैं. इस पे आ रही है 15 और 0, 20, यानी कि b पॉइंट पे आ रही है 20, c पॉइंट पे आ रही है 30, d पॉइंट पे भी आ रही है 30 एंड e पॉइंट पे 15, 0, यानी कि 15. तो मैक्सिमम किस पे आ रही है? मैक्सिमम 30, 30 दो पॉइंट पे आ रही है कि नहीं? और हमें पता है अगर दो कॉर्नर पॉइंट पे z की सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे वही वैल्यू आएगी. यानी कि यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स होंगे जिस पे 30 वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है. यानी कि मैक्सिमम z, ये z मैक्सिमम इनफाइनाइट पॉइंट्स पे होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 25. एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स a एंड b इज 30. अच्छा, किसी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड वेक्टर a एंड वेक्टर b है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और ये क्वेश्चन में 30 गिवन है. ठीक है, देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड डिटरमाइंड बाय वेक्टर a प्लस b एंड a इज. अगर एडजेसेंट साइड वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a है तो उसका एरिया मॉड ऑफ a प्लस b क्रॉस a होगा. ठीक है, अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a. वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a 0 एंड वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a को लिख सकते हैं माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. अच्छा, मॉड है इसलिए माइनस वेनिस हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ a क्रॉस b, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 30, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. इन ए ट्राइंगल ABC, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 एंड साइन a इक्वल टू 3/4, देन हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? अच्छा, हम पहले एंगल B एंड एंगल C फाइंड करते हैं,
देखते हैं उनकी कितनी कितनी वैल्यू आ रही है और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो साइन रूल के अकॉर्डिंग a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी होता है। सो साइन बी इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन ए इंटू साइन ए, राइट। b है 7, a का वैल्यू 5 एंड साइन a का वैल्यू 3/4। तो यहां से साइन b इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू 3 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, और ये ग्रेटर देन 1 है, राइट। यानी कि साइन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी ट्राइंगल में इस तरह का डेटा नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन का सम 0 होता है। यानी कि अगर ये a1 b1 c1 है एंड दिस इज a2 b2 c2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। और ये कंडीशन अप्लाई करने से पहले हमें ये भी चेक कर लेना है कि एक्स वाई जेड का न्यूमरेटर में कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। इसमें तो 1 है और इसमें भी 1 है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 1 प्लस लेमडा इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 यानी कि 0 इक्वल टू 0 मीन्स 3 लेमडा इक्वल टू -2 यानी कि लेमडा इक्वल टू -2/3 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू -x इज। ओके, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं +1 -1 कर रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट, x माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस माइनस +1, ये जो लास्ट में -1 बचा उसका +1 हो गया। अच्छा, +1 इधर आएगा तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 1,1 है। राइट, पैराबोला है वो तो ऊपर ही पता चल गया था, लेकिन वर्टेक्स देखने के लिए ये इतना सिंप्लीफाई किया हमने। अच्छा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये पैराबोला ओरिजिन से पास हो रहा है। अच्छा, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव y एक्सिस की साइड खुलेगा, यानी कि इस पैराबोला का एक्चुअल में कर्व कैसा बनेगा, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसका वर्टेक्स 1,1 है, और जो नेगेटिव y एक्सिस की साइड खुलेगा वो कुछ इस टाइप का पैराबोला। ओके ओके, सेकेंड लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू -x, तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप -1 है वो कुछ इस टाइप की लाइन होगी। ओके, इनका जो एरिया बाउंडेड है दोनों का वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, y इक्वल टू -x एंड y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का जो एरिया बाउंडेड है ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है और इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, तो पहले ये पॉइंट फाइंड करते हैं। अच्छा, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना मतलब y को 0 करना पड़ेगा। 0 इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 इक्वल टू x 2 माइनस एक्स, मतलब यहां से x इक्वल टू एक तो 0 मिला और दूसरा 2 मिल रहा है, यानी कि ये कर्व x एक्सिस को एक तो 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो तो हमें भी दिख रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 2 है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छा, लाइन एंड कर्व ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, तो y इक्वल टू -x एंड y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर को सोल्व करो, यानी कि -x इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0।
यानी कि x इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी x नॉट एक्स स्क्वायर, x कॉमन लिया तो x बचा है, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड 3। एक तो x इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस ऑब्वियसली दोनों ओरिजिन से पास हो रहे थे, x इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट करेंगे, और दूसरा x इक्वल टू 3 पे, यानी कि ये पॉइंट x इक्वल टू 3 का है। ओके, दिस इज x इक्वल टू 3। ओके, अच्छा हमें ये एरिया फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, 0 से 2 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा एक काम और करते हैं, अगर इस लाइन को मैं 0 से 3 तक इंटीग्रेट करूंगा तो ये x एक्सिस के नीचे वाला ये पूरा एरिया आएगा, लेकिन हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3 ऑफ माइनस एक्स dx करूं तो ये पूरा एरिया आ रहा है, और इसमें से माइनस कौन सा करना है, ये वाला एरिया। और ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे 2 से 3 तक, है कि नहीं, यानी कि माइनस 2 टू 3 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अच्छा ये x एक्सिस के नीचे एरिया है, x एक्सिस के नीचे, इसका मतलब मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये भी दोनों नेगेटिव आएंगे। ओके, तो इनका मॉड लेना है, प्लस करके ये पूरा मॉड। ओके, बस अभी सोल्व करना और कुछ नहीं, हो गया बाकी सब। सो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 प्लस मॉड ऑफ, ओके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस 1/2 बार, और एक्स स्क्वायर पे लिमिट लग रही है 0 टू 3 तक। ठीक है, माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट जा रही है 2 टू 3 मॉड के साथ। ओके, 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 8/3, और 0 पुट करने पे 0 बन रहा है, प्लस इधर 3 पुट करेंगे तो माइनस 9/2, 0 की जगह 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 9/2। अच्छा इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये काम करते हैं, मॉड लगा हुआ है ना, तो माइनस कॉमन लेके माइनस को वेनिश कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस आने वाला था, और मॉड भी हटा सकते हैं, एक बार माइनस चला गया तो अभी मॉड भी हटा सकते हैं। ओके, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस चला गया, तो इधर बचा 9/2 प्लस, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 0, मतलब 9 माइनस 9 0 बन रहा है, और 2 पुट करने पे इधर बनेगा 4 माइनस 8/3, 4 माइनस 8/3। ओके, माइनस का 4 माइनस 8/3 प्लस का 4 माइनस 8/3, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या 9/2, यानी कि आंसर क्या होगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून बीइंग इनफ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि dv/dt ऑफ बैलून इक्वल टू कांस्टेंट। If initially its radius is 3 and after 3 seconds it is 6 units, initially 3 है, यानी कि t इक्वल टू 0 पे r इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 3 पे r इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। देन द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t इज, ओके फाइंड करते हैं, सिंप्लीफाई करें इसको, dv/dt इक्वल टू k, इट मीन्स dv इक्वल टू k dt, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल टू के टी प्लस सी, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यहां पे स्पेरिकल बैलून की बात हो रही है, तो स्पेरिकल बैलून का वॉल्यूम आता है 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू के टी प्लस सी। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके के एंड सी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, t इक्वल टू 0 पे r इक्वल टू 3, तो t की जगह 0 पुट करो, r की जगह 3 पुट करो, तो ये बनेगा 4/3 पाई
3 क्यूब इक्वल टू 0 प्लस सी, राइट। यानी कि एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया तो 9 इंटू 4 36 पाई, सी इक्वल टू 36 पाई। ओके, सी की वैल्यू फाइंड हो गई। आर की वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। टी इक्वल टू 3 पे आर इक्वल टू 6 पुट करो इधर, 4/3 पाई 6 क्यूब इक्वल टू के इंटू 3 प्लस सी, सी की जगह 36 पाई पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, दिस इज 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 यानी कि 8 इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 8 यानी कि 288 पाई इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। 36 उधर गया तो माइनस का 36 यानी कि 252 पाई अपॉन 3, 252 अपॉन 3 84 पाई, k इक्वल टू 84 पाई, है कि नहीं? ओके, के एंड सी का वैल्यू 1 में पुट करो वापस से, बस इसी के पीछे तो पड़े थे हम, सी एंड के का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो अभी ये क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 84 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई। ओके ओके, पाई से पाई कैंसिल, मतलब इधर से पाई कॉमन आया और इससे कैंसिल हो गया। 4/3 उधर जाएगा तो आर क्यूब इक्वल टू, अच्छा यहां से 4 कॉमन ले सकता हूं ना, इससे कैंसिल हो जाएगा ये काम करते हैं, 4/3 ऐसे लिखते हैं इसको, पहले 4 यहां से कॉमन लिया तो ये होगा 21t प्लस 9, 4 से 4 कैंसिल, 3 अभी मल्टीप्लाई होगा, सो आर क्यूब इक्वल टू 63t प्लस 27, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 63t प्लस 27 होल पावर 1/3 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 30, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन व्हाट इज थीटा? ओके, इन साइन और कॉस में से या तो दोनों को कॉस बनाते या फिर दोनों को साइन बनाते, तो मैं दोनों को साइन बना रहा हूं। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये बनेगा -4, उधर जाएगा तो +4 और ये 1 इधर आएगा तो 1 इक्वल टू +4 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 यानी कि sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ओके, अगर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस 1/2 लेते हैं। साइन थीटा प्लस 1/2 कब होता है? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा रूट 3। ओके, यहाँ पे z इक्वल टू है -1 माइनस आयोटा रूट 3। अच्छा, आर्ग्यूमेंट tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स होता है, तो इसमें हमें थीटा फाइंड करना है। ओके, अगर इस z को x प्लस आयोटा y से कंपेयर करें तो यहाँ पे x कोमा y -1 कोमा माइनस √3 है, राइट। ओके, वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू माइनस √3 अपॉन -1, यानी कि tan थीटा इक्वल टू √3। tan थीटा पॉजिटिव है, लेकिन tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो एग्जैक्ट कौन से क्वाड्रेंट का ये थीटा है, इसके लिए हमें इस x, y को ऑब्जर्व करना होगा। x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अल्फा है तो सेकंड का पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड का अल्फा माइनस पाई होगा एंड फोर्थ का माइनस अल्फा होगा। ठीक है, आर्गन प्लेन में जब हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं तो इस तरह से ये कन्वेंशनल लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अभी ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है, इसलिए हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू अल्फा यानी कि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 कब होता है? π/3 पे, इसलिए ये होगा π/3 माइनस पाई, यानी कि -2 π/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 32, इफ A इज दिस मैट्रिक्स देन व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A।
ठीक है, अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो एडजॉइंट हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ए, बी, सी एंड डी, अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो इन दोनों का जगह चेंज करो और इन दोनों का साइन चेंज करो। सो एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा डी ए, इन दोनों का प्लेस चेंज किया और इन दोनों का साइन चेंज किया, माइनस सी माइनस बी। ओके, ये एडजॉइंट ए आया। हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करना, तो इस एडजॉइंट ए का वापस से एडजॉइंट लो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू इन दोनों का जगह चेंज करना और इन दोनों का वापस से साइन चेंज करना। तो ये क्या बन गया, ये तो ए बन गया ना वापस से, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैसे डायरेक्ट याद रख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू ए होता है जब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होती है तब, और ये हमने अभी प्रूव भी कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, द CDF fx ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x गिवन बाय दिस, देन p x इक्वल टू 3 क्या होगा। ओके, x इक्वल टू 3 कहां पे, यहां पे, और इसके पहले क्या 1, यानी कि p x इक्वल टू 3 होगा f3 माइनस f1। ओके, x इक्वल टू 3 पे f का वैल्यू 0.75 एंड x इक्वल टू 1 पे f का वैल्यू 0.65, कितना 0.1, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, a man takes a forward step with probability 0.8 and backward step with probability 0.2. What is the probability that at the end of 9 steps he is exactly 3 steps away from starting point? अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट से 3 स्टेप्स अवे, लेकिन अभी पता नहीं कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, तो हम यहां पे दोनों ही कंडीशन कंसिडर करते हैं, 3 स्टेप्स फॉरवर्ड या फिर 3 स्टेप्स बैकवर्ड। अच्छा, इनको शॉर्ट में मैं 3F एंड 3B लिख रहा हूं। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में है कि वो टोटल 9 स्टेप्स चला है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से 3 स्टेप्स का ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इसका मतलब वो 6 स्टेप्स फालतू चल गया। फालतू इन द सेंस, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो 3 स्टेप्स अगर फॉरवर्ड गया, 3 स्टेप्स वापस से बैकवर्ड आया, तो ये स्टेप्स तो काउंट हो गए, लेकिन अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। ठीक है, तो टोटल 9 स्टेप्स बनाने के लिए मैं 3F प्लस 3B दोनों के साथ कर रहा हूं, इधर भी 3F प्लस 3B और इधर भी 3F प्लस 3B, क्योंकि ये 3F प्लस 3B का कोई मतलब नहीं है, ये फॉरवर्ड चल के वापस बैकवर्ड आया तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो ये एक्चुअल में टोटल अभी 3 स्टेप्स फॉरवर्ड है और ये 3 स्टेप्स बैकवर्ड ही है। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं समझ आया तो ऐसे समझ सकते हैं इसको, 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, देन 3 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 3 स्टेप्स अवे और टोटल स्टेप्स 9 है। राइट, ओके, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का पार्ट इतना ही था बस, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है। ओके, 3F प्लस 3F 6F प्लस 3B एंड इधर 6B प्लस 3F, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, 9C6 फॉरवर्ड, यहां पे 6 लिया, इसका मतलब फॉरवर्ड का पावर 6 आएगा, 0.8 पावर 6 एंड बैकवर्ड यानी कि 0.2 पावर 9 माइनस 6 प्लस 9C यहां पे बैकवर्ड, तो बैकवर्ड का पावर 6 यानी कि 0.2 पावर 6 एंड 0.8 पावर 3। ओके, 9C6 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, इधर भी 9C6 9C6, तो कॉमन ले सकते हो इसको, 0.8 को लिख रहा हूं 8 अपॉन 10। ओके, 8 अपॉन 10 या फिर 4 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं सिंपली। ओके, 0.8 को लिख सकते हैं 8 अपॉन 10 यानी कि 4 अपॉन 5, वैसे 0.2 को लिख रहा हूं 2 अपॉन 10 यानी कि 1 अपॉन 5। ठीक है, 4 अपॉन 5 पावर 6 एंड 1 अपॉन 5 पावर 3 प्लस 1 अपॉन 5 पावर 6, 4 अपॉन 5 पावर 3। ओके,
ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 3 इंटू 4 इंटू 7 84, बाहर 84 और अंदर है ये 2 पावर 12। ओके, देखो डिनोमिनेटर में 5 पावर 6 5 पावर 3, इधर 5 पावर 6 5 पावर 3, तो डिनोमिनेटर में तो 5 पावर 9 बन रहा है, उसको मैं बाहर ले सकता हूं, और अंदर इधर बन रहा है 4 पावर 6 यानी कि 2 पावर 12 प्लस इधर 4 पावर 3 प्लस 4 पावर 3 यानी कि 2 पावर 6। ओके, अगर 4 पावर 6 4 पावर 3 लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 84 अपॉन 5 पावर 9, 84 अपॉन 5 पावर 9 एज इट इज, और इधर 2 पावर 6 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 2 पावर 6 अगर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 पावर 6 प्लस 1, 2 पावर 6 प्लस 1 यानी कि 65। 84 अपॉन 5 पावर 9, 2 पावर 6 होगा 64, 2 पावर 6 प्लस 1 होगा 65। ओके, ये एक 5 यहां से मैं बाहर ले रहा हूं, ये 5 पावर जो 9 है ना उसको मैं 5 पावर 8 लिख रहा हूं, और जो एक 5 है उससे कैंसिल करेंगे इसको, तो ये बनेगा 13। 84 इंटू 13 इंटू 64, और डिनोमिनेटर में 5 पावर 8 नॉट 9, 5 पावर 8 क्योंकि एक 5 बाहर लिया था हमने। 84 इंटू 13 इंटू 64 होगा 69888 अपॉन 5 पावर 8, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन गंदा सा है लेकिन आंसर ही आएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल इज। ओके, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो देखते हैं एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। ठीक है, x इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6 25 माइनस 18 यानी कि 7, राइट, माइनस 2 इंटू 20 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 12 माइनस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इज माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10, उधर गया तो 10 यानी कि x इक्वल टू 10/7, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज। ओके, इस स्टेटमेंट में सारे इंप्लीकेशन है, तो हमें इंप्लीकेशन में ये ध्यान रखना है टी इंप्लीकेशन एफ इज इक्विवेलेंट टू एफ, यानी कि सिर्फ इस कॉम्बिनेशन में ये फॉल्स होगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन में ट्रू होगा, ठीक है। तो सारे कॉम्बिनेशन पी एंड क्यू के सारे कॉम्बिनेशन लेके इस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं क्या मिल रहा है, देखते हैं। टी टी, टी एफ, एफ टी एंड एफ एफ, when P and Q both are true, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, T implies T implies F implies T implies T। ओके, T implication T is T, F implies T T, T implies T T, ये पूरा T, अगेन T implies T is T, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है इस कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, टी एफ पे क्या बनेगा देखते हैं, T implies F, अच्छा T implies F, F होता है, राइट, यानी कि ये इधर का F हो गया। अब जब इधर का F हो गया ना तो इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर T होगा तो भी ये पूरा ट्रू होगा, इधर F होगा तो भी ये पूरा ट्रू होगा, यानी कि ये ट्रू होने वाला है, राइट। इस इंप्लीकेशन साइन के पहले अगर F रहेगा ना तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा ही होगा, यानी कि ये ट्रू हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक। अच्छा, एफ टी के कॉम्बिनेशन में एफ इंप्लीकेशन टी इंप्लीकेशन टी इंप्लीकेशन टी इंप्लीकेशन टी, अच्छा टी इंप्लाइज टी टी, टी इंप्लाइज टी टी, तो ये पूरा टी हो गया, और इधर एफ इंप्लाइज टी टी है तो टी इंप्लाइज टी अगेन टी। ओके, एफ एफ का कॉम्बिनेशन लेंगे तो एफ इंप्लाइज एफ इंप्लाइज टी इंप्लाइज एफ इंप्लाइज एफ, अच्छा टी इंप्लाइज एफ एफ, एफ इंप्लाइज एफ टी, तो ये पूरा टी हो रहा है इधर, एफ इंप्लाइज एफ टी, टी इंप्लाइज टी इज टी,
यानी कि सारे कॉम्बिनेशन में ये टी मिल रहा है, यानी कि ये टोटोलॉजी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस देन एंगल बिटवीन दिस कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस इज, थीटा के फॉर्म में। ठीक है, ये ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल कंबाइन इक्वेशन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसके लिए टेन थीटा इक्वल टू होगा मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। अच्छा, ये भी ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और मान लेते हैं इस कंबाइन इक्वेशन की लाइन के बीच का एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन है। सो 2 अंडर रूट h की जगह यहां पे सेक थीटा है, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। ओके, अच्छा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो टेन अल्फा इक्वल टू सेक रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज टेन थीटा, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा, मतलब अल्फा इक्वल टू थीटा। मॉड हटा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहे हैं। अल्फा इक्वल टू थीटा, यानी कि आंसर क्या आएगा? थीटा, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, द कंस्टेंट्स, दीज कंस्टेंट्स एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हैज बाउंडेड सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन या नन ऑफ दिस। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट कंस्टेंट x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, स्केल लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मेन कंस्टेंट यहाँ पे 2 ही है। अगर 2 से ज्यादा होता तो स्केल लेना जरूरी हो जाता है, और हमें सिर्फ बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन ही देखना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये 0,6 एंड दिस इज 6,0। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन उस साइड होगा जिस साइड 0, 0 नहीं है। सेकंड की बात करते हैं, 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15। ओके, तो x 0 y 3, अगर y 0 तो x 5 है कि नहीं? यस। 0,3 दिस इज 0,3, 0,5,0 ये 5,0। अगर दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। अच्छा, यहां पे लेस देन और इक्वल टू 15 है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन 0, 0 साइड है, इस साइड। ओके, अच्छा इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन किधर है? अगर हम नोटिस करें तो इसके अकॉर्डिंग आगे का, इसके अकॉर्डिंग नीचे का, तो ये इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। अच्छा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन, यानी कि इन दोनों का जो भी कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए। तो अगर इनकी बात माने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन लेना है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन ही फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ये इस रीजन का कोई पॉइंट लूंगा तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इनको नहीं करेगा। इसका मतलब इनका कोई भी कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंट टू। ओके, स्टेटमेंट पैटर्न है नॉट एस और नॉट आर एंड एस। जब स्टेटमेंट पैटर्न को नेगेट करते हैं तो नेगेशन स्टेटमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग एंड का और का एंड हो जाता है, यानी कि बनेगा एस एंड आर और नॉट एस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, these two lines are perpendicular to each other for all values of lambda and mu, then what is p? ओके, लाइन के वेक्टर इक्वेशन में ये लाइन के पैरेलल वेक्टर होते हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। बस डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो तो वहां से p का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3। अच्छा, एक बार लिखते हैं इसको, 2i प्लस पी जे के प्लस 5k डॉट प्रोडक्ट विथ 3i माइनस पी जे के प्लस पी के शुड बी इक्वल टू 0। सो 2 इंटू 3 प्लस p इंटू माइनस p प्लस 5 इंटू p इक्वल टू 0।
यानी कि पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको कैसे ब्रेक करें? -3 -2 से, राइट? नहीं, -3 -2 से नहीं, -6 + 1 से। सो p माइनस 6 p + 1 इक्वल टू 0, यानी कि p इक्वल टू -1 एंड 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना। इंटीग्रेशन है sec x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2x। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट? राइट। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx अपॉन, ओके, रूट के अंदर से cos स्क्वायर x कॉमन ले रहा हूं, तो रूट के बाहर आएगा तो cos x बचेगा, अंडर रूट ऑफ, और अंदर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? यस। कॉस ऊपर गया, सेक स्क्वायर एक्स, एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, राइट? राइट। अगर टेन एक्स को टी कंसिडर करें तो ऊपर वाला डी टी हो जाएगा। टेन एक्स को मैं टी कंसिडर कर रहा हूं, तो ये पूरा ऊपर वाला डी टी हो गया, यानी कि ये है डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। टेन स्क्वायर को टी नहीं कंसिडर किया, टेन एक्स को टी कंसिडर किया। ओके, सो ये बनेगा डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, विच इज साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी की जगह क्या पुट करने वाले? टेन एक्स, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 42, द वैल्यू ऑफ एफ at x equal to 0 so that this function is continuous at x equal to 0 is, ओके, x equal to 0 पे फंक्शन की क्या वैल्यू आनी चाहिए कि ये फंक्शन x equal to 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा? तो ये फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो x equal to 0 पे डिफाइन नहीं है, तो हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 fx, लिमिट की जो वैल्यू आएगी वही x equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अच्छा, जब इसकी लिमिट लेंगे 2 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, अगर डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पुट करूं तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा, है कि नहीं? इधर 0 पुट किया तो 1, इधर 0 पुट किया तो 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। अगर 0/0 फॉर्म है तो LH रूल अप्लाई कर सकते ना। 2 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रेज टू एक्स ln 2 माइनस 2 रेज टू माइनस एक्स का 2 रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस 1 ln 2 अपॉन x का तो 1, लिमिट x टेंस टू 0 तो चल ही रही है। अच्छा, x इक्वल टू 0 अब अगर पुट करें तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ln 2 प्लस ln 2 कितना? 2 ln 2, और 2 ln 2 को लिख सकते हैं, 2 ऊपर जाएगा तो 2 पावर 2, यानी कि ln 2 पावर 2 मीन्स ln 4, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 को मैं यहां पे लिख रहा हूं x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, यहां से x कॉमन लिया तो x 1 माइनस एक्स। ओके, ऐसा इसलिए सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी जैसा फॉर्म बन गया, और ये होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, दिस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, है कि नहीं? ओके, अच्छा, इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx, ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। ठीक है, यहां पे a की जगह 0 है, b की जगह 1 है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको वापस से लिखेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x की जगह 0 प्लस 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि बाहर माइनस पड़ा है, dx। सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल तो tan इनवर्स x dx
ओके, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2। ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला, ठीक। अच्छा, 1 and 2 को अगर ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, इधर ये माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब आई इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, द पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 pi वेयर दिस फंक्शन हैज मैक्सिमम स्लोप इज, यानी कि हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे एफ डबल डैश एक्स 0 है। देखो, जब हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तब हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 0 करते हैं। जब हमें मैक्सिमम स्लोप फाइंड करना होगा तो हम एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डबल डैश एक्स 0 करेंगे, ठीक है। ओके, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स साइन एक्स। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, राइट हैंड साइड यू इंटू वी लगेगा, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। अच्छा, e रेज टू एक्स कॉमन ले लेते हैं ताकि यहां पे एक ही बार u इंटू वी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज 2 बार लगाना पड़ेगा। दिस इज एफ डैश एक्स। सो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। अच्छा, इसको 0 करना है, सो करो इक्वल टू 0, ई रेज टू एक्स कॉमन आके 0 में भेज देंगे। अच्छा, जब ई रेज टू एक्स 0 में चला जाएगा तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो सकता है क्योंकि इधर माइनस साइन एक्स इधर प्लस साइन एक्स। 2 cos x इक्वल टू 0, इसका मतलब cos x इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू पाई बाई 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, कॉट इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 3/13 इक्वल टू। ओके, रिजल्ट हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए, तो दोनों को साइन इनवर्स के फॉर्म में बनाते हैं और साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये होता साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखते कॉट इनवर्स 3/4 साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या होगा। कॉट इनवर्स 3/4 सपोज थीटा, सो कॉट थीटा इक्वल टू 3/4। राइट एंगल ट्राइंगल में कॉट होता है बेस अपॉन अपोजिट, यानी कि 3 ये होगा और 4 ये होगा, तो ये 5 हुआ। इसका मतलब साइन थीटा कितना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। इसका मतलब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। ये भी थीटा, इधर भी थीटा, तो कॉट इनवर्स 3/4 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5, यानी कि अपना क्वेश्चन हो गया साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ओके ओके, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 16/25 साइन इनवर्स। दिस इज 169 माइनस 25 यानी कि 12/13। ओके, 4/5 इंटू 12/13 प्लस 5/13 इंटू दिस इज 3/5। ठीक है, साइन इनवर्स डिनोमिनेटर में 5 इंटू 13 65। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। न्यूमरेटर चेक करने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर 65 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर इज। ओके, नॉर्मल वेक्टर गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिससे प्लेन पास हो रहा है, तो प्लेन का इक्वेशन होगा ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, एबीसी का वैल्यू है 3 माइनस 4 एंड 1 एंड x1 y1 z1 का वैल्यू है 1 2 एंड 3। ठीक है, अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 3 x माइनस 1 प्लस माइनस 4 y माइनस 2 प्लस 1 z माइनस 3 इक्वल टू 0।
यानी कि 3x माइनस 4y प्लस जेड। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस टाइप का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कांस्टेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इस तरह का ए ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा अगर एक्स स्क्वायर को t कंसिडर करें तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। x dx तो ऊपर दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अभी इसको t कंसिडर किया तो ऊपर वाला पूरा dt हो गया, यानी कि ये बना 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है कि नहीं। और इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, द सर्किल पासिंग थ्रू 1, -2 and touching the x-axis at 3, 0 also passes through which point? ओके, इस क्वेश्चन में हमें सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना होगा। अगर इक्वेशन आ जाएगा तो हम सारे पॉइंट चेक कर सकते हैं कि कौन सा सर्किल के ऊपर है और कौन सा सर्किल के ऊपर नहीं है। अच्छा, ये सर्किल 1, -2 से पास हो रहा है, सपोज दिस इज 1, -2 और 3, 0 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अच्छा, 3, 0 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। अभी वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं तो मान लेते हैं अल्फा है। अगर वाई कोऑर्डिनेट अल्फा, इसका मतलब रेडियस भी अल्फा। तो एक सर्कल जिसका सेंटर 3, अल्फा है एंड रेडियस अल्फा है, उसका इक्वेशन होता है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, राइट। ये सर्किल का इक्वेशन, लेकिन अभी अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि अल्फा अननोन है। तो इसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि ये सर्किल 1, -2 से पास हो रहा है। x की जगह 1, y की जगह -2 पुट करने पे ये क्या बनेगा? 4 प्लस -2 माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 2 अल्फा इंटू 2, यानी कि 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, 4 + 4 कितना 8, उधर जाएगा तो -8, -8 अपॉन 4 -2, अल्फा इक्वल टू -2 मिला है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू -2 वापस से इसमें पुट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा। x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। ओके, कौन सा पॉइंट सर्किल के ऊपर है चेक करते हैं। -y, 2 x की जगह -5, ये ऑप्शन ना। x की जगह -5 तो ये बनेगा 64। अच्छा, 64 आएगा तो इसको इधर ही कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल टू 4 के इक्वल कभी होगा ही नहीं। यही 64 हो गया तो फिर क्या उम्मीद करते हैं। अच्छा, बी ऑप्शन चेक करते हैं। 2, -5, 2 तो ये 1 प्लस इधर -5 प्लस 2 कितना -3 होल स्क्वायर, यानी कि नहीं ये भी नहीं, ये भी इक्वल टू 4 नहीं है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। 5, -2, 5 - 3 2 होल स्क्वायर यानी कि 4, और इधर -2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इक्वल टू 4 है क्या? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 49, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अगर थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 - 0 अपॉन 0, यानी कि 0/0 फॉर्म। इसका मतलब इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में साइन थीटा एज इट इज। अच्छा, 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कितना? 2 साइन थीटा बचेगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 2 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और ये अपॉन में जो साइन थीटा वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ओके, थीटा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इधर एक साइन थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 2 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और क्या आंसर आएगा? 2, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 50,
द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आर। ओके, लाइन का इक्वेशन है x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन 1 इक्वल टू जेड अपॉन 1, यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 3 कोमा 1 अपॉन अंडर रूट 3 कोमा 1 अपॉन अंडर रूट 3, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो इन जनरल अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी एंड सी है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके